Evening beta. Tanishka ka remove kiya. Chal. Let us join again, then we'll start our topic. तो देखो, तो हमारा जो ये चैप्टर है ना, पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो पूरे चैप्टर में से 3 क्वेश्चन तो गारंटेड आते ही आते हैं हर साल। कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाता है। एंड पूरा का पूरा टॉपिक्स मैं आज आपको क्वेश्चंस ओरिएंटेड ही पढ़ाने वाली हूँ। लाइक आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप लोगों के नीट के सारे पीवीक्यूज यहाँ से सॉल्व हो जाए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे भी जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर पढ़ाया था लास्ट संडे, तो वहां पे हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 इवेंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन थर्ड वन कौन सा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं एंड सेकेंड इवेंट कौन सा पढ़ता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट। एंड फर्टिलाइजेशन में कि गैमेट्स फ्यूज कैसे कर रहे हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो आपका गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बना है, वो जाइगोट कन्वर्ट होगा फीटस में कैसे, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी कैसे होगा, पार्चुरेशन कैसे होगा, लैक्टेशन कैसे होगा, वो सारी इवेंट्स सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी लाइंस ही हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे एनसीईआरटी लाइंस को ही हम अच्छे से समझ के चलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें, जिस लाइन को मैं आपको बोलूंगी ना कि भाई इस लाइन को आप हाईलाइट करके चलो, तो इस लाइन को हाईलाइट कर लेना सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। ये ऑलरेडी हाईलाइटेड कैसे आ गया भाई यहाँ पे, वेट। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर आपकी पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, और ओवरीज के साथ साथ यहाँ पे एक ओविडक्ट होती है पेयर्ड में। देखो अलोंग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट, तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि ओवरी सिंगल होती है, पेयर होती है, ओविडक्ट पेयर्ड, तो ओविडक्ट भी पेयर्ड होती है। देन आपका यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब के सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स में पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब पार्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स का भी फंक्शन हमको पढ़ना है, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड का डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उनका फंक्शनल इन्वॉल्वमेंट है, ओव्यूलेशन से रिगार्डिंग है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड बर्थ के, इन सब से इनके फंक्शंस रिलेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इसीलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। सबसे पहली चीज, ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके लिए पैसेज बनाते हैं जाने के लिए, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट गैमेट फॉर्मेशन और हार्मोन्स का फॉर्मेशन रहेगा। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ एक पाथ प्रोवाइड कराते हैं या फिर एक ट्रैक्ट प्रोवाइड कराता है। इसी के अंदर आपकी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं जो पर्टिकुलर टाइप का सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हम इसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट भी इनको बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आ सकती है। तो अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ओवरीज, और मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। ये ध्यान रखना है। तो ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट भी बनाएंगे एज वेल एज ये ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाएंगे। अब ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं आपके? जैसे कि आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब आपके फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब ओवरी के साइज के ऊपर आ जाओ। ओवरी का जो साइज होता है वो आपका होता है 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितना? 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड कनेक्टेड होता है किससे? पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है एंड यूट्रस से कनेक्टेड होता है बाया लिगामेंट। ओवरी के अंदर 2 रीजन्स होते हैं। ओवरी का जो अंदर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक उसका पेरीफेरल पार्ट, पेरीफेरल पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, और इनर वन इज योर
मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला में क्या डिफरेंस है, यहीं पे आप नोट डाउन करके लिख सकते हो कि भाई जो ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, पेरिफेरल वाला पार्ट, इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर आपका फॉलिक्यूलोजेनेसिस चलेगा। फॉलिक्यूलोजेनेसिस आप लोगों को पता ही होगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स आपके जो डेवलप करेंगे वो कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप करेंगे। और मेडुला वाले रीजन में क्या होगा फिर, वही मेडुला वाले रीजन में सिर्फ आपकी नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ये सब प्रेजेंट होगा आपके मेडुलरी रीजन में। डिफरेंस पता लग गया आपका स्ट्रोमा के अंदर जो आपका दो पार्ट डिवाइड किया, पेरिफेरा और मेडुला, दोनों में क्या डिफरेंस है। पेरिफेरल पार्ट पे आपका फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल, वो सारे डेवलपमेंट कॉर्टेक्स में है। मेडुला वाले रीजन के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ये पैराग्राफ क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट आ रहा, अब जो ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। देखो ओविडक्ट बोले या फैलोपियन ट्यूब बोले, दोनों बात सेम है। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब दोनों सेम है, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। पेरी कहाँ से एक्सटेंड होता है, हर एक ओवरी के पेरीफेरी से लेके यूट्रस तक से एक्सटेंड होता है। इसका मैं आप लोगों को प्रॉपर डायग्राम भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, डायग्राम से आपको, या फिर हम इसका डायग्राम खुद से एक बार ड्रॉ ही कर लेते हैं। थोड़ा सा रफली बनाया मैंने, ये आपकी ओवरीज, देखो दीज आर द ओवरीज। ओवरीज के जस्ट कांटेक्ट में ये क्या है आपकी, दिस इज योर फिलोपियन ट्यूब। कितना है फिलोपियन ट्यूब का, 10 से 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और एक ये है फिलोपियन ट्यूब, पेयर्ड में है या नहीं है, पेयर में है। ओवरीज के फिलोपियन ट्यूब के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कौन सा है फिलोपियन ट्यूब का, जो ओवरी के सबसे क्लोज, फिम्ब्री, या फिर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फिम्ब्री, एंड फिम्ब्री के जस्ट ऊपर वाला ये पार्ट जिसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से ऊपर आपका जो स्वेलअप पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो सबसे वाइड पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर एम्प्यूलम। एम्फुला के बाद इस्थमस। तो ये स्थमस है, दिस इज एम्फुला, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज फिम्ब्री। सेम सीक्वेंस इधर फॉलो हो गया आपका, सेम सीक्वेंस इधर रहेगा। देन इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, यूट्रस है आपका। देन यूट्रस के बाद सर्विक्स, देन सर्विक्स के बाद वजाइना। यूट्रस की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। एंड जो मिडल वाली लेयर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम। अब यही एंडोमेट्रियम लेयर है विच डिग्रेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यही एंडोमेट्रियम डिग्रेड करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम जो होती है ये आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है। अब मसल से बनी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, सबसे ज्यादा कंट्रैक्ट ये कर पाएगी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाला पार्ट कौन सा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्री। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका कि आपकी ओवरीज है, ओवरीज का पेरीफेरी वाला पार्ट को क्या बोलते थे, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, और इनर वन इज
मेड्यूला। कॉर्टेक्स वाले रीजन में बन रहा है ओवा। अब इसका डिटेल आगे पढ़ोगे आप। यहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इस जैसे ही ओवा यहाँ से रिलीज होगा तो उसको कैच कौन करेगा, ओवा को कलेक्ट कौन करेगा, तो उसके लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनानी जरूरी है फिम्बरी। सो दैट वो उसको कलेक्ट कर पाए। तो फिम्बरी का फंक्शन होता है टू कलेक्ट द ओवा। तो ये ओवा का यहाँ से कलेक्ट करता है एंड कलेक्ट करने के बाद ओवा भेज जाता है किसके पास, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की शेप पे क्वेश्चन आता है। इनफंडिबुलम की शेप कैसी होती है, फिंगर लाइक, फनल शेप होती है। फिम्बरी होता है फिंगर लाइक। फिम्बरी फिंगर लाइक है, इनफंडिबुलम फनल शेप। और वाइडेस्ट पार्ट अगर हम बोलेंगे कौन सा है आपकी फेलोपियन ट्यूब का, एम्फिला। एम्फिला एंड वाइडेस्ट के बाद नैरो पार्ट isthmus। एंड एम्फिला को ही हम बोलते हैं भाई देखो सबसे ज्यादा एरिया एम्फिला लेके बैठा है, तो इट मींस एम्फिला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। Yes, इसको हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं कि भाई जो फर्टिलाइजेशन होगा वो एम्फिला के अंदर होगा। अब एग आया, जैसे कि यहाँ पे देखो फिम्बरी ने कलेक्ट किया और इनफंडिबुलम तक गया और आके एग जो है एम्फिला में वेट करेगा। किसका वेट करेगा, स्पर्म की एंट्री का वेट करेगा। जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई एम्फिला में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट अगर स्पर्म की एंट्री नहीं हुई तो एम्फिला के अंदर जो एग आया है वो एग वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा, वहीं पे डिग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एग है वो इस्थमस तक नहीं जा पाएगा ना, बताओ Yes, ma'am. जा पाएगा। लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एग एम्फिला से निकल के इस्थमस में जाएगा। yes, तो इस्थमस हमेशा किस टाइप का एग रिसीव कर रहा है, Fertilizer. एग्जैक्टली भाई अगर Fertilizer. इस्थमस में एग आएगा तो सिर्फ फर्टिलाइज एग आएगा, अनलेस अनफर्टिलाइज एग तो एम्फिला में डिग्रेड हो जाएगा। तो इस्थमस ऑलवेज रिसीव ओनली फर्टिलाइज एग। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हम इसको, ऑलवेज रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। बताओ यहां तक सॉर्टेड है सब, yes, किसी को कोई प्रॉब्लम इस डायग्राम में? No, ma'am. No. चलो फिर अब ये डायग्राम हमको समझ आ ही गया है। तो अब ये एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है ना, इन लाइन को पढ़ते हैं। देखो वही मैंने आपको बताया 10 से 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी से लेके यूट्रस तक है। द पार्ट क्लोज टू द ओवरी, सबसे ओवरी के जो सबसे क्लोज पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, वो है आपका फनल शेप इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के कॉर्नर पे, एजेस पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है एंड दोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज फिम्बरी। इन फिम्बरी का फंक्शन क्या है, ओवम को कलेक्ट करना। ओवम बोल दो, ओवा बोल दो या फिर एग बोलो, बात सेम है तीनों, ओव्यूलेशन के बाद। एंड इनफंडिबुलम के बाद सबसे वाइडेस्ट पार्ट आता है ओविडक्ट का, विच इज एम्फिला। एंड एम्फिला के बाद ओविडक्ट का जो सबसे लास्ट पार्ट है इस्थमस, जो कि एक नैरो पार्ट है एंड आपके यूट्रस से जाके ज्वाइन हो जाता है। एक एक वर्ड क्लियर हुआ डायग्राम से? Yes, ma'am. ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई, बोलते कि यूट्रस जो है एक सिंगल पार्ट है एंड यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म। जो यूट्रस की शेप है वो होती है इन्वर्टेड पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस आपके लिगामेंट के थ्रू सपोर्टेड होता है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना के अंदर, किसके थ्रू, सबसे बीच में पहले क्या रहता है, नैरो पार्ट विच इज नोन एज सर्विक्स। जो सर्विक्स की कैविटी होती है, दैट कैविटी इज नोन एज सर्विकल कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू पार्चुरेशन होता है, बेबी बर्थ होता है, बेबी डिलीवरी होता है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। यूट्रस की 3 वॉल्स है, सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो कि मेम्ब्रेनस है इज नोन एज पेरीमेट्रियम। तब मिडल वाली जो है स्मूथ मसल से बनी है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम। एंड सबसे इनर मोस्ट ग्लैंडुलर लेयर है, दैट ग्लैंडुलर लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे डिग्रेड होती है। तो ये लिखा है इन्होंने, एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जबकि मायोमेट्रियम जो है ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन कराती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लियर ये सब लाइन?
Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. किया गया। अब नेक्स्ट चीज आता है यहाँ पे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इज मॉन्स प्यूबिस, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि फैटी टिश्यूज का एक क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्यूबिक हेयर्स एंड स्किन के थ्रू ये कवर्ड अप होता है। इनसाइड द मॉन्स प्यूबिस दे हैव लेबिया मेजोरा। अगेन ये भी एक टिश्यूज का फोल्ड है। लेबिया मेजोरा के इनर साइड में दे हैव लेबिया माइनोरा। अगेन ये भी टिश्यूज का एक फोल्ड है जो लेबिया मेजोरा के इनर साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, दैट ग्लैंड इज नोन एज बार्थोलिन ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड? टू लुब्रिकेट द वेजाइना, या फिर वी कैन से टू लुब्रिकेट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, वेजाइना की जो ओपनिंग है वो कवर्ड अप होती है विद अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हाइमन। एंड इन्हीं लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के ऊपर साइड में, अपर साइड में टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स एक थी फिम्बरी, एंड ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, बट अगर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के सामने लिखा होगा टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, या फिर वी कैन से कि इसी के पास इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर यहाँ तक? yes, ma'am. तो ये आपका एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी होती है इस डायग्राम को याद रखने, तो कुछ कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ क्योंकि लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है। देखो, तो सिंपली आप लोगों को क्या करना ना, सबसे पहले जो अगर ये डायग्राम का लेबलिंग आ गया तो सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना आप लोगों के लिए यूराइनरी ब्लैडर। देख के बता सकते हो कि हाँ ये यूराइनरी ब्लैडर है। यूराइनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग होगी वो ऑब्वियसली यूरेथ्रा ही होगी, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट होगा। यूराइनरी ब्लैडर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसकी ओपनिंग को आइडेंटिफाई करना यूरेथ्रा। यूराइनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर साइड में प्रेजेंट होगा यूट्रस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। यूट्रस में सबसे पहले, यूट्रस के बाद क्या था? सर्विक्स था। तो यहाँ पे दिस इज द सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद कौन सा पार्ट था? वेजाइना। Vagina. अब जब वेजाइना के आगे लॉन्ग पार्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपका होगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो सबसे बाहर वाला पार्ट होगा ये होगा आपका लेबिया मेजोरा, एंड इनर साइड वाला होगा लेबिया माइनोरा। इसी के ऊपर देखो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो ये आपका टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द क्लाइटोरिस। एंड वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, orifices ओपनिंग की। एंड यूटर, देखो यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर यूट्रस, एंड यूट्रस के ऊपर पार्ट में होता है रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग होती है एनस, रेक्टम की ओपनिंग एनस, एंड बैक साइड में प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। कर लोगे? यूराइनरी ब्लैडर की लेबलिंग लिखना सबसे पहले, उसकी ओपनिंग यूरेथ्रा, उसके ऊपर यूरेटर, यूरेटर के बाद सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Yes, ma'am. अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमने अभी बना के देख लिया था कि आपके यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन फंडस, फम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्फिला, इस्थमस, ये सब फेलोपियन। फेलोपियन ट्यूब का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर। देन सर्विक्स, देन सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना दोनों मिलके क्या बनाते हैं? Birth canal. Canal. बर्थ कैनाल। एंड बर्थ कैनाल फंक्शन करता है किसमें? Parturition. पार्चुरेशन में। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट आता है विच इज योर oogenesis, कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्जैक्टली ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसको पूरा फ्लो चार्ट बना के हम लोग समझेंगे। कहीं पे भी आपको डाउट आएगा तो सेम टाइम पे पूछते रहना। oogenesis सबसे पहली चीज आती है फीमेल के अंदर, कब स्टार्ट होता है? ये टाइम क्या है इसका? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड में होती है तभी आपका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो oogenesis में सबसे पहले फीमेल की, जब वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एंड ओवरीज के अंदर बनेंगे सबसे पहले oogonia।
oogonia होते हैं आपके डिप्लॉइड। तो सबसे पहले हम इस oogonia के अंदर कराएंगे क्या, माइटोसिस। माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो यहाँ पे हमारे पास 2n2n के 2 सेल्स बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब ये 2n2n के 2 सेल्स बने तो इसको हम बोलेंगे कि भाई यही सेल आगे जाके ग्रो किया और ग्रो करके कन्वर्ट हो गया किसमें, प्राइमरी oocyte में। कैन वी कॉल इट प्राइमरी oocyte? Yes, ma'am. अब इस प्राइमरी oocyte के अंदर स्टार्ट होगा आपका मियोसिस 1। सबसे पहले मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है, Reductional. रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन है तो मेरे पास यहाँ पे 2 सेल्स बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, 2 सेल्स बनेंगी। कैसी प्लॉइडी की सेल्स, हैप्लॉइड। Haploid. हैप्लॉइड बनेंगे बेटा, हैप्लॉइड। तो 2 मेरे पास यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन के आएंगी और वो हैप्लॉइड सेल्स होंगी NN। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि भाई ये आपका जब फर्स्ट मियोसिस कर रहा है तो फर्स्ट मियोसिस इसका कंप्लीट नहीं हो पाता है, ये अरेस्ट हो जाता है। कौन सी स्टेज में जाके अरेस्ट हो जाता है, गेट अरेस्टेड इन, हाँ प्रोफेज 1 के अंदर भी फेज है डिप्लोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, अच्छे से समझना, डाउट आएगा तो सेम टाइम पे पूछना। देखो सिंपली क्या हुआ, मियोसिस 1 होना स्टार्ट हुआ। मियोसिस 1 की सबसे पहले प्रोफेज 1 आती है। प्रोफेज 1 में होता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन स्टेज क्लियर हो गई, जाइगोटीन, पेकाइटीन। जैसे ही सेल डिप्लोटीन कवर कर रहा था तो सेल डिप्लोटीन में ही अरेस्ट हो गया। कब, जब फीमेल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। अब ये अरेस्टिंग एज इट इज रहेगा, फीमेल का बर्थ हो जाएगा, उसके बाद वो 1 साल 2 साल 3 साल से लेके प्यूबर्टी तक जाएगी। प्यूबर्टी कब कंसीडर करते हैं हम, कब आती है, 11 to 13 year. 11 to 13 तक। तो 11 से 13 इयर्स तक की जितनी भी बेबी चाइल्ड्स होती हैं, फीमेल चाइल्ड्स होती हैं, उन सब फीमेल चाइल्ड की ओवरीज के अंदर जो एग प्रेजेंट है, जो ओवा प्रेजेंट है, वो सारे के सारे ओवा किस स्टेज में प्रेजेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या बताओगे, मियोसिस 1 की डिप्लोटीन 1 में, प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्टेड है। बिलो 13 एज की जितनी भी फीमेल चाइल्ड्स, क्लियर। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हुई तो आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी के टाइम पे ऐसा क्या होता है भाई, प्यूबर्टी के टाइम पे बॉडी के अंदर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आने शुरू हो जाता है। अब ये GnRH हार्मोन इस डिप्लोटीन 1 अरेस्ट को ओपन करा देता है। डिप्लोटीन 1 से बाहर निकला और मियोसिस 1 कंप्लीट होके मेरे पास 2 सेल आके बन गई, N और N। इस एक N को हम बोलेंगे प्राइमरी पोलर बॉडी बनेगी एक, और दूसरी सेल बनेगी हमारे पास सेकेंडरी oocyte। समझ आया सेकेंडरी oocyte कब बना, प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte बनते यहीं पे थोड़ी ना रुक जाएगा, मियोसिस 1 के बाद एकदम मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। तो प्राइमरी पोलर बॉडी में कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही आपका ये सेकेंड पोलर बॉडी बना, नेक्स्ट स्लाइड पे बता रही हूँ, ये मेरे पास बना सेकेंड oocyte। अब इस सेकेंड oocyte के अंदर स्टार्ट होगा क्या होना, Meiosis 2. मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। अब ये इक्वेशनल डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, अब ये भी कंप्लीट नहीं हो पाता, ये भी अरेस्ट हो जाता है। कौन सी स्टेज में आके अरेस्ट होता है, वेरी गुड, गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। अब ये मेटाफेज 2 में होगा। अब इसका अरेस्ट ओपन कब होगा, अब इसके अरेस्ट के लिए कंडीशन होगी एंट्री ऑफ स्पर्म, कि भाई जब स्पर्म की एंट्री होगी सिर्फ तभी ये अरेस्ट ओपन होगा। तो इसका मतलब जितनी भी फीमेल चाइल्ड्स है 13 प्लस में, उन सब के अंदर ओवरीज के अंदर जो एग प्रेजेंट है वो कौन सी स्टेज में अरेस्टेड है, Diplotin stage. नहीं नहीं नहीं, डिप्लोटीन में तो अंडर 13 एज में है,
अंडर 30 यस मैम, प्यूबर्टी के बाद होगा वो। मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 आफ्टर प्यूबर्टी बोल रही हूँ। कोई फीमेल है 17 इयर्स की एज में है, तो 17 इयर्स की कोई फीमेल चाइल्ड है, उसकी बॉडी के अंदर जो ओवरीज में एग है वो किस स्टेज में है? मेटाफेज। के अंदर अरेस्टेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यूबर्टी के बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर टाइम एवरी मंथ दोनों ओवरीज में से अल्टरनेटली कि एक बार एक ओवरी से एग रिलीज हो रहा है, एक बार दूसरी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है। तो एग रिलीज होता है प्यूबर्टी के बाद, और कौन सी स्टेज में जब एग रिलीज हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, वो कौन सी स्टेज में है? मेटाफेज 2 में है, मेटाफेज 2 में। तो मेटाफेज 2 में एग रिलीज हुआ एंड एग को फिम्बरी ने कैच किया, इन्फेंटिबुलम से जाके वो एम्फिलम में बैठ गया एग। अब अगर स्पर्म की एंट्री हुई, इफ स्पर्म एंटर्स, तो ये अरेस्ट ओपन होगा, और इफ स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो ये अरेस्ट यहीं पे जो आपका अरेस्टेड स्टेज में है सेकेंडरी oocyte, ये यहीं पे डिग्रेड कर जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली क्या सिग्निफाई करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल शोज कि जो एग है वो डिग्रेड हुआ है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्यूनरल ऑफ एग भी बोलते हैं, फ्यूनरल ऑफ ओवम, कि ओवम का फ्यूनरल है। ये स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया, और अरेस्टेड स्टेज में ही जो एग है वो डिग्रेड कर गया। अब स्पर्म की चलो दो केसेस लेते हैं, स्पर्म की एंट्री हो जाती है और स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। तो स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तब तो बहुत सिंपल सा केस है ना, स्पर्म डू नॉट एंटर, तो जो एग है, एग विल डिग्रेड, कहां पे डिग्रेड कर जाएगा? इन एम्फिला रीजन, एम्फिला में ही एग डिग्रेड कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी, ये मेटाफेज 2 से अरेस्ट ओपन हो जाएगा। जो अरेस्ट है ये ओपन हो जाएगा, और आपके पास बनेगा क्या? दो एनएन टाइप की सेल्स बनेगी, एक होगी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी, और दूसरा कहलाएगा आपका ओवम, या फिर ऊटेड भी इसको आप बोल सकते हो, या फिर एग भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर? स्पर्म की एंट्री के बाद क्या होगा? यस मैम। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो दो पोलर बॉडी बनी, देखो थ्रू आउट द होल प्रोसेस, फर्स्ट पोलर बॉडी की लोकेशन क्या थी? फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनी थी? ओवरी, ओवरी के अंदर बनी थी, वेरी गुड। और सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनी है? एम्पूला के अंदर। फीला में, या फिर वी कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव उसमें फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में बनी है सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है इनसाइड द ओवरीज। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये तो था प्रोसेस आपका oogenesis। oogenesis प्रोसेस कहाँ चल रहा है? ओवरी के अंदर ही चल रहा है। अब इसी oogenesis को हम एक और नाम दे सकते हैं, which is known as folliculogenesis। अब folliculogenesis और oogenesis में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है folliculogenesis और oogenesis में? oogenesis में ओवम बन रहा था और इसमें फॉलिकल। लेकिन ओवम और फॉलिकल क्या दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है? मैम इन फॉलिकल के अंदर हमारा oocyte होता है। मैम फॉलिकल के अंदर। हाँ देखो, फॉलिकल हम उसको तब बोलेंगे जो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे भी वो चीज, लेकिन हम उसको फॉलिकल कब बोलेंगे? जब हम उसकी आउटर कवरिंग्स की बात करेंगे, जब हम उसको आउटर कवरिंग के साथ पढ़ेंगे तब हम उसको फॉलिकल बोलेंगे। और अगर सिर्फ अंदर के एग की बात करेंगे तो उसको तो एग ही बोल रहे थे, हम oogenesis में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस में आपके फॉलिकल्स बनते हैं। अब वो फॉलिकल्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले होता है आपका प्राइमरी फॉलिकल, सबसे पहले है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है आपका क्या? प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte के बाहर एक सिंगल लेयर है, किसकी सिंगल लेयर है?
granulosa cell. ग्रानुलोसा सेल की सिंगल लेयर है। और जब हमें देखो अभी oogenesis में भी प्राइमरी oocyte बोल रहे थे, इसको फॉलिकल कब बोलेंगे? जब मैं इसकी बाहर वाली लेयर को भी कंसीडर करके चलूंगी, ठीक है। तो अब ये जो आपकी बाहर वाली लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज ग्रानुलोसा सेल्स, और बीच में आपका ये प्राइमरी oocyte। सो दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। आफ्टर प्यूबर्टी कितने प्राइमरी फॉलिकल बच जाता है फीमेल की बॉडी में? 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरीज के अंदर। क्लियर? प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके बनाएगा क्या? सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ छोटा सा ये है भाई, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है, लेकिन बस डिफरेंस एक और लेयर बन जाती है। यहाँ पे ग्रानुलोसा सेल्स की सिर्फ सिंगल लेयर थी, बट यहाँ पे ग्रानुलोसा सेल्स की मल्टी लेयर्स आ जाएगी। तो मल्टी लेयर्स बना दो। एंड मल्टी लेयर के साथ साथ यहाँ पे एक और लेयर इसके बाहर बन जाती है, दैट लेयर इज नोन एज थीका लेयर। थीका लेयर। तो ये बन गई आपकी थीका लेयर एंड ग्रानुलोसा की मल्टीपल लेयर्स। ठीक है। तो अब सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनेगा क्या? Tertiary follicle. टर्शियरी फॉलिकल। अब देखो जरा टर्शियरी फॉलिकल में क्या आया। टर्शियरी फॉलिकल जैसे ही बनेगा, सबसे पहली चीज ये होगी कि जो प्राइमरी oocyte था ना, प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया होगा। मैम एक बार प्राइमरी फॉलिकल से रिपीट कर दीजिए। देखो वर्षा, प्राइमरी फॉलिकल मैंने बताया कि जब आपका oocytes है, हम उनके बाहर की लेयर्स को भी कंसीडर करके स्टडी करते हैं, तब हम उसको फॉलिकल बोलते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी oocyte है उसके बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल प्रेजेंट है, देन वी विल कॉल इट प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल अपने अंदर फर्दर डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करके अपने बाहर मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स बना लेगा, और साथ ही साथ एक थीका लेयर भी उसके चारों तरफ आके बन जाएगी, तब हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप करेगा, फर्दर डेवलप करके आपका कन्वर्ट होगा किसमें? टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल में आते ही सबसे पहला काम होगा कि जो आपकी थीका लेयर बनी थी ना, ये थीका लेयर आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगा थीका एक्सटर्ना और एक बन जाएगी थीका इंटरना। एक थीका एक्सटर्ना बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर थीका इंटरना। अब इसके अलावा, इस थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के अलावा एक और इंपॉर्टेंट कैविटी यहाँ पे बन के आ जाती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम बोलते हैं, जिस पे हम पहचान सकते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल में, डिफरेंशिएट करते हैं कि हाँ मेरा टर्शियरी फॉलिकल बन चुका है। दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज नोन एज इंट्रम। और यहाँ पे जो हमारा एग होता है वो प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है? यहाँ पे होता है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी oocyte ही होता है तनिषा, तनिष्का, सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी होता है। तो अगर हमें पहचानना है ना कि हमारा सेकेंडरी oocyte बना है नहीं बना, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहचान अच्छी पहचान होती है एंट्रम को देख लो, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, उसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये आ गया। इसका डायग्राम नहीं बना के दिखा रही हूँ, डायग्राम आगे वाले में दिखाते हो, और लेयर आपकी ये बन जाएगी। टर्शियरी फॉलिकल के बाद आपका मैच्योर फॉलिकल बनता है, एंड दैट मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज ग्राफ्टिन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ग्राफियन फॉलिकल को ही मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। इसके अंदर भी ऑब्वियसली हमारा सेकेंडरी oocyte ही है, तो यहाँ पे वी हैव सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte के जस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? डायरेक्ट जोना पेल्यूसिडा। तो ये जो मैं यहाँ पे ग्रीन से बना रही हूँ ना,
दैट लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, जो कि कोरोना रेडिएटा टर्शियरी फॉलिकल में भी बन जाती है। तो ये आपकी बन गई कोरोना रेडिएटा। एंड इसके बाहर वही सारा का सारा पार्ट आपका क्या, ग्रानुलोसा सेल बहुत सारी, ये आपकी ग्रानुलोसा सेल्स आ गई। साथ ही आपकी एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी है यहाँ पे, तो ये हमने बना दी ऐसे फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंड अगेन ग्रानुलोसा सेल्स आपकी कवर किए हुए हैं, एंड इनके बीच में एक थीका एक्सटर्नल लेयर बन जाएगी और एक थीका इंटरनल लेयर बन जाएगी। तो एक आपकी आ जाएगी यहाँ पे थीका इंटरना और एक आ जाएगी थीका एक्सटर्ना। तो ये होता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन सी लेयर है आपकी, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको एग खुद से सिक्रीट करता है, सिक्रीटेड बाय एग इटसेल्फ। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा ए सेल्यूलर लेयर है, क्योंकि किसी सेल से नहीं बनी है, एग ने अपने चारों तरफ खुद से इसको बनाया है। एंड उसके बाहर भी है कोरोना रेडिएटा, ये लेयर है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर ग्राफियन फॉलिकल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब यस यस बताओ मैम ये फ्लूइड के बाद कौन सी लेयर है ब्लू कलर की? ये ब्लू वाली सारा का सारा ग्रानुलोसा सेल्स है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफिन फॉलिकल, ऐसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है। अब इसी प्रोसेस को हम रिलेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। सो लेट्स स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से आपको आगे की कहानी क्लियर होगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? 28 डेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? मिनार्च। एंड जब स्टॉप होती है, पोज होती है, मेनोपॉज। मेनोपॉज। ये अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना हम कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे हम इसको इवेंट में डिवाइड कर रहे हैं? एक इवेंट तो होती है ओव्यूलेशन, और हर किसी को पता है ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है? 14th डे पर होता है। तो मैं 3 इवेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक तो आपका ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले वाली इवेंट को प्री ओव्यूलेशन इवेंट बोल सकता है, कि ओव्यूलेशन से पहले क्या हो रहा है, एंड ओव्यूलेशन के जो बाद हो रहा है उसको पोस्ट ओव्यूलेशन बोल सकते हैं। अब प्री ओव्यूलेशन में भी ना 2 जगह पे इवेंट चल रही होंगी, एक इवेंट चलेगी ओवरी में और एक चलेगी यूट्रस में। ओवरी में और यूट्रस में। सेम पोस्ट ओव्यूलेशन में भी यही होगा, ओवरी में अलग इवेंट चल रही होगी, यूट्रस में अलग इवेंट चल रही होगी। अब यूट्रस में बात करते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले यूट्रस में 1 डे से लेके 5th डे तक कौन सी फेज रहती है? मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम डिग्रेड करता है नहीं करता है? यस मैम। एंडोमेट्रियम डिग्रेड कर रहा है। अब भाई जब 1 से 5 दिन तक एंडोमेट्रियम डिग्रेड किया है, दिस इज एग्जैक्टली नोन एज ब्लीडिंग फेज। इसके बाद इस एंडोमेट्रियम को वापस से रीजनरेट भी कराएंगे। तो ये रीजनरेशन कहां से कहां होगा? 6 से लेके 13th डे तक। तो इस फेज को हम बोलते हैं कौन सी फेज? प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज में होगा रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम।
तो यूट्रस के अंदर तो 13 दिन की कहानी हमको समझ में आ गई कि स्टार्टिंग के 5 डेज में मेंस्ट्रुअल फेज होता है, 6 से 13 डेज में सारा जितना भी एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुआ है उसको वापस से बनवा। ओवरी में क्या चल रहा है 1 डे से लेकर 13 डे तक? फॉलिकुलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज चल रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ओवरी के अंदर ये 1 से 5 डेज में तो नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि वहां पे तो ब्लीडिंग फेज चल रहा है। तो ये कब से कब चल रहा होगा? 6 से 13 डेज तक ही ओवरी में चल रहा है क्या? फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और आपका देन ग्राफियन फॉलिकल ये बन रहा हो। एक सेकेंड होल्ड करना, जस्ट गिव मी अ मिनट। या सो हमारा ओवरी के अंदर चल रहा है 6 से 13 डेज तक फॉलिकुलर फेज। ग्राफियन फॉलिकल आपका डेवलप हो गया। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा उसके बाद जो ये फॉलिकल है ये डिग्रेड होगा। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का डिग्रेड होना इज नोन एज ओव्यूलेशन, जो कि कौन से डे पर हो रहा है? 14th डे पर हो रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज LH सर्च। अब यहाँ पे मेन स्टोरी आती है, एक सेकेंड रुकना। यस तो LH सर्च आता है। अब मेन स्टोरी आती है आपकी LH सर्च को लेके कि भाई LH सर्च, LH का नाम तो समझते हो ना, व्हाट इज LH? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो अब कोई बता सकता है LH सर्च कैसे आता है? इसके पीछे की 14th डे पे वो पीक। हाँ, LH की सबसे हाई पीक आती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका LH रिलीज होता है। बट कैसे रिलीज होता है, क्यों रिलीज होता फॉर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मैम एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। हाँ ये सही है। देखो अभी हमने फॉलिक्यूलर फेज के अंदर एक चीज देखा कि हमारे पास जो ग्रानुलोसा सेल्स है ना, इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है और ये ग्रानुलोसा सेल्स अपने अंदर से रिलीज करते हैं एक हार्मोन, दिस इज एस्ट्रोजन। तो आप खुद देखो कि भाई एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे सिंगल लेयर थी, कम रिलीज हो रहा होगा, मल्टीपल लेयर और ज्यादा रिलीज हुआ, टर्शरी और ज्यादा रिलीज हुआ और ग्राफियन फॉलिकल में आके सबसे ज्यादा रिलीज हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होते जा रहा है एस्ट्रोजन का हाई पीक आता जा रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है एस्ट्रोजन की। अब जैसे ही एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना हाई पीक चला जाएगा कि ये एस्ट्रोजन जाके सिग्नल देगा कहाँ पे? आपके एस्ट्रोजन की जैसे ही आई हाई पीक, ये आपका सिग्नल देगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी में भी पहले हाइपोथैलेमस को देगा, वहां पे सिग्नल जाएगा और वहां पे जाके पिट्यूटरी में, आपको पता है ना पिट्यूटरी में एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। यस मैम। तो वहां पे जाके सिग्नल देगा और वहां से आपका रिलीज होगा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन। ल्यूटिलाइजिंग और FSH कब रिलीज होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। और सबसे हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कब आएगा? जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा, क्योंकि उसी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रानुलोसा सेल्स है। तो इसी वजह से आपका ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, FSH की भी, लेकिन ज्यादा LH की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं LH की सर्ज। सर्ज का मतलब होता है बाढ़ आना, एक तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी का एकदम से रिलीज होना, सर्ज। ठीक है, तो जैसे ही LH सर्ज आया आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। अब रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल, तो रप्चर के साथ साथ क्या होगा? देखो रप्चर में सेकेंडरी ओसाइट, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये तो सेकेंडरी ओसाइट से ही चिपकी रहेंगे पार्ट, और निकलेंगे और निकल के फिम्बरी इनको कैच कर लेगा और कैच करके किधर ले जाएगा? फिलोपियन ट्यूब।
फेलोपियन ट्यूब में। और जो बाहर वाला पार्ट बच गया ना, जिसमें एस्ट्रोजन है, मतलब ग्रानुलोसा सेल्स हैं, आपका एंट्रम है, थीका एक्सटर्ना है, थीका इंटरना है, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ रह जाएगा? ये सब पार्ट कहाँ रह जाएगा? ये सब पार्ट आपका रह जाएगा ओवरी के अंदर ही। तो इसका मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद ओवरी के अंदर क्या बच गया है आपका? तो बाहर वाला पार्ट बच गया, नहीं बच गया? सिर्फ ये वाला अंदर इतना पार्ट, ये तो निकल के चला गया कहाँ? फेलोपियन ट्यूब में। समझ आ रहा है? Yes. और बाहर वाला Yes, पार्ट बच गया ओवरी के अंदर, तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या बन गया है आपका? जो बाहर वाला पार्ट बच गया ना, उस बाहर वाले पार्ट ने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे वर्क करता है। तो वर्क एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे वर्क करता है, और अपने अंदर से 4 हार्मोन रिलीज करता है। दोस 4 हार्मोन्स आर पेरी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ठीक है, ये 4 हार्मोन रिलीज करेगा। और यूट्रस में क्या चल रहा होगा? यूट्रस में चल रही होगी सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होगा? सिक्रीटरी फेज में आपका जो ये रीजनरेशन होता है ना एंडोमेट्रियम, ये ग्लैंडुलर बनता चला जाएगा और ज्यादा। क्यों ग्लैंडुलर बनवाना है हमको? भाई हर महीने ऐसा क्यों होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कि एंडोमेट्रियम टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है? व्हाई इट इज हैपनिंग? जस्ट इन केस ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनने की स्टेज में जाएगा, उसको जाके इस एंडोमेट्रियम के अंदर ही एम्बेडेड होना है। तो एवरी मंथ इसीलिए एंडोमेट्रियम को बनवाया जाता है और उसको ज्यादा से ज्यादा ग्लैंडुलर बनवाया जाता है, इस होप में कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा आगे जाके। तो उस इम्प्लांटेशन के लिए एवरी मंथ एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जितना एंडोमेट्रियम के ऊपर थिकनिंग कराया जाता है ना ब्लड वेसल्स का, उतना ही फिर वो ब्लड वेसल्स वहां से डिग्रेड कर जाती है, जो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों चल रहा है, कैसे चलता है, क्या इसके पीछे के लॉजिक्स है, सब समझ में आ गया? कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे वर्क करता है, पेरी हार्मोन रिलीज करता है। मैम जो फॉलिकुलर फेज है वो 1 to 5 डे पर तो नहीं चलता? नहीं, 1 to 5 डे पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की लेवल बहुत कम है, और फॉलिकल्स को डेवलप कराने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इसीलिए आपका जो फॉलिकुलर, बिकॉज फॉलिकुलर फेज में आपके फॉलिकल्स डेवलप कर रहे होंगे ना, तो फॉलिकल्स डेवलप करना मोस्ट प्रोबेबली 5 से भी कंसीडर कर लेता है, 6 से भी कंसीडर कर लेता है। ओके। ठीक है, तो ये आपका हुआ जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है। आपका कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पेन अगर आप बात करेंगे 14 डेज का होता है। तो 14 डेज तक, अब देखो यहाँ पे 14 स्टार्टिंग के 14 डेज तो आपके चले गए ओव्यूलेशन में। अब एंड के 14 डेज कब रहता है? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका लाइफ स्पेन 14 डेज का है, तो 14 डेज तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रहेंगे। और जब तक, देखो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन का फंक्शन अगर आप देखें तो एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन होता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है। और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखवाता है, कि भाई जो एंडोमेट्रियम को बनवाया है एस्ट्रोजन ने इतनी मेहनत से, वो डिग्रेड ना हो जाए, उसको मेंटेनेंस में हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो जब तक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रहेगी, क्या तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैम एक बार फिर से रिपीट करोगे? मैंने बोला एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपको बताया, एस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को बनवाना, और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है उसको मेंटेन रखवाना। तो जब तक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगी, क्या तब तक एंडोमेट्रियम वापस से डिग्रेड हो पाएगा? यस मैम, नहीं हो पाएगा ना डिग्रेड।
तो इसीलिए आपका कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन 14 डेज का है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। बाय चांस इसी कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता 30 डेज का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अब हर 28 डेज में रिपीट होती है, तो कितने टाइम में रिपीट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 30 डेज का कॉर्पस ल्यूटियम का अगर लाइफ स्पैन हो जाता 16 कैसे रहता? देखो ना, 30 डेज का तो आपका 30 डेज तक तो कॉर्पस ल्यूटियम रहता, स्टार्टिंग के 14 डेज आपका ओव्यूलेशन में, तो कितना हो गया? अराउंड 45 टू 44, 45 टू 44 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती, 28 डेज की कंपैरिजन। सॉर्टेड? मेंस्ट्रुअल साइकिल डन, oogenesis डन, folliculogenesis डन। yes ma'am अब आ जाता है नेक्स्ट इवेंट आपका मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट वी हैव देखो, मेमोरी ग्लैंड किसके मॉडिफिकेशन से बना है? पहला क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन से ये बना है। अब इसका डायग्राम बना लो। सबसे पहले दीज आर द रिब्स, देन मसल्स होता है। ये मसल्स पे क्वेश्चन आता है, कौन सी मसल्स होती है? पैक्टोरेलिस, मेजर मसल्स, जो मेमोरी ग्लैंड को अटैचमेंट में हेल्प कर रही है एक टाइप से। देन इसके बाद होता है यहाँ पे कितने मेमोरी लोब्स होते हैं हर एक मेमोरी ग्लैंड में? 15 to 20. 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। हर एक मेमोरी लोब के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। दीज सेल्स आर नोन एज एल्वेलाई। इन्हीं एल्वेलाई के अंदर मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स होता है, जो मिल्क को सिक्रीट करता है। मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स, वो तो हार्मोन है प्रोलेक्टिन, ठीक है। इन मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स की हेल्प करता है कौन सा हार्मोन? प्रोलेक्टिन। तो प्रोलेक्टिन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, सिक्रीटिंग हार्मोन नहीं है। मिल्क को बनवाने में हेल्प करता है कौन? प्रोलेक्टिन। मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन प्रोलेक्टिन। अब एक तो बनवा रहा है और एक वहां से उसको रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है। दैट रिलीजिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इज नोन एज मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन। ये आपका मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन। तो दोनों हार्मोन्स याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एल्व्यूलाई के अंदर मिल्क का सिंथेसिस होगा एंड यहाँ से मिल्क निकल के सबसे पहले कहाँ जाएगा? दीज डक्ट्स आर नोन एज मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स कॉमनली जाके आपस में एम्फुला बनाएंगी। स्वेल अप पार्ट होता है इनका, दिस इज नोन एज एम्फुला। एम्फुला के बाद ये सब आपकी एक कॉमन डक्ट में कन्वर्ट होंगी। द डक्ट इज नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट से आउटसाइड द बॉडी मिल्क सिक्रीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मिल्क। तो अगर आपसे मिल्क का कोई पाथवे पूछे तो मिल्क का पाथवे वी कैन टेल कि सबसे पहले एल्वेलाई के अंदर बनता है, एल्वेलाई से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से एम्फुला में, एम्फुला से लेक्टिफेरस डक्ट। कैन वी एक्सप्लेन दिस? जो आफ्टर बर्थ, आफ्टर बेबी बर्थ, जो सबसे पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं which is known as Colostrum. कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। वेरी गुड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीए एंटीबॉडी होती है जो कि सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है बेबीज के लिए।
क्लियर मेमोरी ग्लैंड वाला कॉन्सेप्ट सबको? Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. फिनिश हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमारा स्टार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अनलेस विल स्टार्ट विद मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट। नहीं है किसी को डाउट? चलो फिर डाउट नहीं है तो लेट्स स्टार्ट विद द मेल वाला पार्ट। Just give me a second. अच्छा, स्लाइड्स आप लोगों को चाहिए ना आफ्टर क्लास? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay, I'll share these slides. तो अब आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो जैसे हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर अप किया है, ऐसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होता है प्राइमरी 6 ऑर्गन्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी 6 ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट इन द केस ऑफ मेल, अगेन यहाँ पे प्राइमरी 6 ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है प्राइमरी 6। Testes. व्हाई वी आर कॉलिंग देम प्राइमरी 6 ऑर्गन? Because they secrete sperm. because they helps in the production of Sperm. एग्जैक्टली बिकॉज वो स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, प्लस स्पर्म के साथ साथ और क्या बनवाएंगे? स्पर्म के साथ साथ क्या बनेगा? गैमीट्स का भी फॉर्मेशन, सॉरी हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेंगे ना। तो प्राइमरी 6 ऑर्गन हमारे पास यहाँ पे है। अरे वेट, हाँ, प्राइमरी 6 ऑर्गन्स है आपके यहाँ पे। टेस्टिस जिसको हम गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगा, एज वेल एज ये हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। और सेकेंडरी 6 ऑर्गन में आ जाती है आपकी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और आपकी ग्लैंड। कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में कवर अप करेंगे। सो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप लोग हाईलाइट करके चलना। टेस्टिस जो होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड होती हैं विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इसका रीजन क्या है, व्हाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? जस्ट टू मेंटेन अ लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? बहुत क्वेश्चन मिलेगा बेटा यहाँ से आपको। कितना लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड ये टेम्परेचर क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी? ये टेम्परेचर इसलिए जरूरी है बिकॉज इतने ही टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 degrees Celsius. यस, तो हमें इस 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल है। अनलेस स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर सबको? सेकंड आता है कि एडल्ट्स के अंदर जो टेस्टिस का साइज शेप क्या होता है। तो टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल इन लेंथ होती है। ओवल इन शेप, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। हर एक टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो होता है वो कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग के थ्रू। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। दोस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। These compartments are known as testicular lobules. ठीक है, हर एक लोब्यूल के अंदर। अब यहां से आता है आपका थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड वाला पार्ट। मैं आपको पहले डायग्राम बेस्ड समझाऊंगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइंस दिखाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज द टेस्टिस। तो एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। दोस कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, Testicular lobules. तो ये हमने बना दिए यहाँ पे कंपार्टमेंट्स। These are known as testicular lobules. एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि ये भाई 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। अब टेस्टिस के बाहर डेंस कवरिंग प्रेजेंट होती है, एनसीईआरटी ने लिखा। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है टेस्टिस की उसको हम बोलते हैं ट्यूनिकल वेजिना, और इनर वाली को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इनर ही तो होती है ना तनिष्का, एल्ब्यूजिनिया।
और आउटर इज वेजिनालिस। ठीक है, अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। कितने? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हमने मैग्नीफाई करके देखा ना माइक्रोस्कोप में, तो हमको ये कुछ ऐसे दिखाई दिया कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये, एक ये और एक ये। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर सेल्स प्रेजेंट थी। एक के बाहर सेल्स बना के दिखा रही हूं आपको, एंड दीज सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। एंड यही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स आगे जाके मियोसिस करके किसका फॉर्मेशन करेंगी? स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोगोनिया सेल के साथ साथ दे हैव आल्सो एक और यहाँ पे लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलता है जर्मिनल एपिथेलियम। वो याद रखो नहीं रखो, बट स्पर्मेटोगोनिया याद रखना। एंड यहाँ पे एक और सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दोज सेल्स आर नोन एज सेटोली सेल्स। सेटोली सेल्स को ही हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इनका फंक्शन होता है टू नरिश द डेवलपिंग स्पर्म, टू नरिश द डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म को ये नरिश करने में हेल्प करती है। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाला स्पेस है ना, इस बाहर वाले स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स को ही हम लेडिज सेल्स भी बोल देते हैं। ये लेडिज सेल वर्क करते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और सेटोली सेल वर्क करते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लेडिज सेल अपने अंदर से हार्मोन भी रिलीज करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। मेल एंड्रोजन ये अपने अंदर से रिलीज करता है। वापस से रिपीट करूं, क्या बताया? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बताया स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सेटोली सेल है, और तीनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब बाहर वाला स्पेस है, जैसे यहाँ पे भी आप इसको लेबल कर सकते हो, ये बाहर वाला स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल, इन इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडीज सेल्स भी बोल सकते हैं। लेडीज सेल अपने अंदर से मेल हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, एंड यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, लो वॉइस पिच, मेल लाइक अपीयरेंस, मस्कुलर बॉडी, बियर्ड, इन सब चीजों के लिए। क्लियर ये वाला पार्ट? चलो, अब स्पर्म का फॉर्मेशन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे सबके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे, इनके अंदर से निकलेगा क्या? स्पर्म। अब यहाँ से सबसे कोई डक्ट निकल रही होगी जो स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल के लेके आएगी। Yes, ma'am. That duct is known as retetestis. This duct is retetestis. भाई ये रेटेटेस्टिस यहाँ से डक्ट निकला, एंड रेटेटेस्टिस ने सारी रेटेटेस्टिस ने आगे जाके कंबाइंड डक्ट बना लिया, एंड दैट Vasa efferentia. combined duct is known as vasa efferentia. And then vasa efferentia opens into another duct which is known as Epidermis. एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोडा। 3 पार्ट है। हेड वाला पार्ट इज नोन एज कैप्यूट, बॉडी वाला पार्ट इज नोन एज कॉर्पस, एंड टेल वाला पार्ट इज नोन एज कोडा। ये ध्यान रखना है। फिर एपिडिडाइमिस के बाद नेक्स्ट डक्ट आती है आपकी वासा डिफरेंस। डिफरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। वास डिफरेंस के बाद एक स्वेलन अप पार्ट इज नोन एज एम्फिला। एम्फिला के बाद आता है आपका इजैक्युलेटरी डक्ट, एंड देन इजैक्युलेटरी डक्ट से ओपन हो जाता है इनटू अ यूरेथ्रा। तो ये आपका स्पर्म का यहाँ पे
ट्रांसपोर्ट रहता है। तो सबसे पहले स्पर्म बना कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के आया और रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्फिला, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यहाँ पे अगर वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है, इसका एक सर्जिकल मैकेनिज्म होता है, दैट सर्जिकल मैकेनिज्म इज नोन एज वेसिक्टम। ये ध्यान रखना है। एपिडिडाइमिस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डिकैपेसिटेशन। डिकैपेसिटेशन नीट पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ भी। अब ये डिकैपेसिटेशन क्या होता है, लिखना इसको, डिकैपेसिटेशन। अभी देखो डीई का मतलब होता है डिपोजिशन, तो डिकैपेसिटेशन में जो स्पर्म है उसके ऊपर डिपोजिशन कराते हैं, किसका, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑन द हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड के ऊपर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा करा दिया जाता है जब स्पर्म एपिडिडाइमिस से निकल के जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना है। अब इसी कोलेस्ट्रॉल को जो हमने डिपॉजिट कराया ना, इसी को हम वापस से यहाँ से रिमूव कराते हैं, और रिमूवल पता है कहाँ पे होता है, डीकैपेसिट, जब डिपोजिशन को हम डीकैपेसिटेशन बोल रहे हैं और रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को हम बोलेंगे कैपेसिटेशन। और ये कैपेसिटेशन होता है कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है तो वहां पे पहुंचने के बाद जितना भी कोलेस्ट्रॉल उसके स्पर्म के हेड के ऊपर है उसको वहां पे रिमूव कराता है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्यों रिमूव कराया गया है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाने के बाद जो स्पर्म है उसको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, उसकी मोटाइलिटी को इंप्रूव करना होता है, नहीं करना होता है। तो इसीलिए जरूरी है कि स्पर्म जो है वो अपनी स्पीड मेंटेन रखे, तो भाई उसके ऊपर जितना भी ओवरलोडेड सामान है वो सब हटा दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आने के बाद। तो क्वेश्चन आता है कि देखो डीकैपेसिटेशन तो हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और उसी का अपोजिट मैकेनिज्म कैपेसिटेशन वो हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। याद रहेगा ये चीज। डिकैपेसिटेशन होता है, डिकैपेसिटेशन में स्पर्म के हेड के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कराते, इकट्ठा करा देता है बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल। क्यों कराता है, ताकि जो स्पर्म है, स्पर्म को प्रॉपर मिच्योर हो जाए वो फटाफट से, उसके पास ज्यादा से ज्यादा फूड अवेलेबल रहे, वो हेल्दी रहे स्पर्म। ठीक है, अब वो हेल्दी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच चुका है, अब हमें उसको हेल्दी से ज्यादा उसकी मोटाइलिटी पे वर्क करना है, तो इसीलिए वो सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को वहां से रिमूव करा दिया जाता है। क्लियर। चलो, तो ये हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में। अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, हाँ, ग्लैंड्स के बारे में। तो टोटल कितनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पहली ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, सेकंड ग्लैंड कौन सी होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, and then प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन सी ग्लैंड पेयर्ड है, कौन सी ग्लैंड अनपेयर्ड है। तो भाई जो सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल है ये दोनों की दोनों पेयर्ड ग्लैंड है, और जबकि प्रोस्टेट है आपकी अनपेयर्ड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये अपने अंदर से म्यूकस सिक्रीट करता है, और इस म्यूकस का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन। ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा क्या याद रखना है। इन तीनों का जो कंबाइंड सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, और सर्टेन एंजाइम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। जो स्पर्म होता है वो अपनी एनर्जी किस फॉर्म में लेता है, फ्रक्टोज की फॉर्म में लेता है, एनर्जी फ्रक्टोज की फॉर्म में वो लेता है। क्लियर यहां तक। यस। अब आता है
Male external genitalia. Male external genitalia is also known as penis. External genitalia. तो पेनिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है इरेक्टाइल टिश्यूज. इरेक्टाइल टिश्यूज इरेक्शन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं 3 कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं. 2 कॉलम्स होते हैं कॉर्पोरा कार्निवोसा एंड 1 कॉलम होता है किसका? कॉर्पस स्पॉन्जियोसा. एंड ये कॉलम्स कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेंगे. जैसे ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अपर पार्ट है, तो इसमें 2 कॉलम्स में आपका ये हो गया. 1 कॉलम कॉर्पोरा कार्निवोसा एंड देन अनदर कॉलम इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसा. एंड दोनों का फंक्शन है इरेक्शन का, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होते हैं, ऑन फ्रंट साइड. मैम ये भी एनसीईआरटी में नहीं है ना? हाँ, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए टिश्यूज का नाम याद रख लेना. ठीक है, ये हो गया हमारा मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. अब आ जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस को oogenesis से रिलेट करके पढ़ोगे तो फटाफट याद हो जाएगा. oogenesis कब स्टार्ट हुआ था? जो डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइम पीरियड में. और स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है? प्यूबर्टी में. हाँ जी, आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी. यहाँ पे जैसे वहां पे oogonia थे, यहाँ पे है स्पर्मेटोगोनिया. अगेन ये भी डिप्लॉइड है. अब इस डिप्लॉइड के अंदर भी हमने सबसे पहले कराया क्या? माइटोसिस. फर्स्ट स्टेज हमेशा माइटोसिस रहता है. तो माइटोसिस से मेरे पास 2n 2n बन के आया. जो एक सेल था ये रिजर्व हो गया एज अ स्टेम सेल, रिजर्व एज स्टेम सेल. और जो दूसरे वाला था इसने अपने आप को ग्रो किया एंड ग्रो करके बना दिया क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या कराएंगे हम? मियोसिस 1 कराएंगे. मियोसिस 1. यहाँ पे तो कोई अरेस्ट वाला कुछ नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास 2 NN बन के आ जाएंगे एंड वी विल कॉल देम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. एंड देन इनके अंदर वापस से मियोसिस 2 होगा. इधर भी मियोसिस 2 हुआ एंड हमारे पास कितनी सेल बन के आ गई टोटल? 4 सेल बन गए. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना? स्पर्मेटिड बना. तो दिस इवेंट of conversion of spermatogonia into spermatid is known as spermatogenesis. क्या बोलते हैं हम इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस. अब ये स्पर्मेटिड है, देखो ये स्पर्म नहीं है, दिस इज स्पर्मेटिड. अब ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होगा किसमें? ये हमारे पास 4 स्पर्मेटिड है. अब ये चारों स्पर्मेटिड आगे जाके कन्वर्ट होंगे एंड कन्वर्ट होके बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ, जिसमें एक हेड टेल ये सब पार्ट प्रेजेंट होता है. एंड दिस कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज, दिस इवेंट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. एंड देन ये स्पर्मेटोजोआ आगे जाके एम्बेडेड हो गए किसमें? सेटोली सेल में. ये सेटोली सेल है. क्यों सेटोली सेल में एम्बेडेड हुए? भाई नरिशमेंट भी तो चाहिए ना, तो जाके एम्बेडेड हो गए आपके सेटोली सेल में. अब जब ये सेटोली सेल से निकल के बाहर आएंगे, सेटोली सेल से निकल के कहाँ आएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कैविटी में, क्योंकि अब इनको बाहर जाना है ना निकल के. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में जब ये निकल के आए आपके सेटोली सेल से, दिस इवेंट इज नोन एज
Spermiation. स्पर्मिएशन। तो तीनों इवेंट में डिफरेंस कर पा रहे हो? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है? नीट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। मैम स्पर्मिएशन एक बार बता दोगे? स्पर्मिएशन में ये है कि जैसे स्पर्मेटोजोआ बना ना, वो बन के जाके एम्बेडेड हो गया सेटोली सेल में। क्यों सेटोली सेल में गया? क्योंकि भाई इसको नरिशमेंट चाहिए। अब वहां से नरिश होके प्रॉपर जब वो पूरी तरीके से ग्रो कर गया, तो वहां से निकल के उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आएगा। तो उस प्रोसेस को, द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेटोली सेल इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इवेंट इज नोन एज स्पर्मिएशन। आया समझ में? यस मैम। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म बना है उसको देख लेते हैं कि भाई वो स्पर्म कैसा दिखता है। अच्छा, इस चैप्टर को आज फिनिश कर दे या फिर डू यू वांट कि नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ छोड़े? व्हाट डू यू वांट? मैम फिनिश करते हैं। फिनिश कर लेते हैं। यस मैम। नेक्स्ट पढ़ने में पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर। यस मैम, दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, क्या? अलग से चैप्टर। हाँ ओके, देखो चलो कोई नहीं, फिनिश कर लेते हैं इसको फटाफट से। हो जाएगा वैसे। मेनली पता है ना सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये इवेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकुलर, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। अब देखो गैमीट्स बन गए, अब बनने के बाद तो सिंपल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बहुत छोटी सी इवेंट है, मतलब मैक्स हो जाएगा आपका फिनिश 40 मिनट्स में, अराउंड 40-45 मिनट्स में विल फिनिश द चैप्टर। ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं ऐसे नेबरकन अरेंजमेंट में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन आपके सबसे इनके सबके बाहर प्रेजेंट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। देखो स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है ना, इस हेड वाले पार्ट को के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स। अब यही फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन में। क्योंकि आपको याद होगा ग्राफिन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी ओसाइट निकला था, अपने बाहर दो प्रोटेक्टिव लेयर लेके निकला है, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो हमारे स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए उन जोना पेल्यूसिडा और आपकी कोरोना रेडिएटा को क्रैक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उनको डिग्रेड कराना पड़ेगा। तो उनको फर्टिलाइज करने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंजाइम हेल्प करेंगे। एक्रोसोम बनता किससे है? एक्रोसोम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के मॉडिफिकेशन से आपका एक्रोसोम बना। देन ये एक्रोसोम के हेड वाला पार्ट, हेड में आपका ये सेंटर में न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के अंदर ये अपने जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है, 22+X भी हो सकता है, वो 22+Y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन ये आपका नेक पीस, एंड देन दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि अरेंजमेंट क्या है? दैट अरेंजमेंट इज नोन एज नेबरकर्न अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेबरकर्न अरेंजमेंट में कितने माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज हैं? 30 से 35 माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है। एंड देन दिस इज द टेल वाला पार्ट। टेल वाला आपका पूरे स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कंसीडर किया जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये स्पर्म को कैसा मूवमेंट देता है? व्हिप्लैश मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। अरेंजमेंट अगर इसके अंदर पूछा गया तो 9+2 अरेंजमेंट इसके अंदर होता है। ठीक है, सो दिस इज आपका स्पर्म वाली स्टोरी। अब हम किसी भी मेल को फर्टाइल मेल कब कंसीडर करते हैं? किसी भी मेल को फर्टाइल मेल तब कंसीडर किया जाता है अगर उसमें एटलीस्ट 60% स्पर्म का के पास प्रॉपर शेप है, नॉर्मल शेप है एंड नॉर्मल साइज है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो फर्टाइल है। एंड इन 60% के अंदर से भी, आउट ऑफ दी 60%, एटलीस्ट 40% की
विग्रस मोटाइलिटी होनी चाहिए। तब किसी भी मेल को फर्टाइल मेल कंसीडर किया जाएगा। एंड पर इजैकुलेशन कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 to 300 million sperm. वेरी गुड, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। स्पर्म में जो आपका सीमन रिलीज होता है, सीमन का पीएच कितना होता है? 2.5 ml to 5 ml. 7.3 से 7.7 के अराउंड। स्लाइटली बेसिक पीएच है ना, 7 इज न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक। Yes. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक का पूरा इवेंट। अब हम आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट पे कि भाई एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन क्या है। ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, ये सब डायग्राम्स वगैरह। क्वेश्चंस आई शेयर विद यू, एक सेकेंड होल्ड करना, जस्ट कुछ ब्लैंक स्लाइड्स हम ऐड कर लेते हैं। हम आपकी वीडियो शो नहीं होती। मेरी वीडियो शो नहीं हो रही है? एक यस मैम, बहुत देर से। अरे तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं भाई? मैम मुझे लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। यस मैम, मुझे भी यही लगा। यस मैम। वेट 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 वेट, अच्छा हाँ, आई थिंक वो बीच में मैंने अपना जब ब्रेक लिया था ना 2 मिनट का, तब वीडियो ऑफ किया था, तो मैं ऑन ही नहीं किया। डोंट वरी डोंट वरी। तो टीचर की वीडियो होती है, पढ़ने में मजा नहीं आता ना, यस मैम। यस मैम, बोरिंग लगती है क्लास। मैम लगता है ऑडियो सुन रहे हैं। ऐसे ही लगता है। आया है वापस, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो हमने पढ़ा, हमारा स्पर्म तक हमने क्लियर कर लिया। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सारी की सारी इवेंट हमने कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट इवेंट हमारी कौन सी आती है? नेक्स्ट इवेंट आती है हमारी फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में याद करना ग्राफिन फॉलिकल वाली कहानी कि भाई अगर स्पर्म की एंट्री हुई तभी जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट होके सेकेंड पोलर बॉडी और इसका फॉर्मेशन करेगा, फूटेड ओवम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन के अंदर कुछ स्टेप्स आता है, तो लिखो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, सो इंसेमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का ट्रांसफर होना इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ gamete into female reproductive tract। ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद सेकेंड इवेंट आता है हमारा अप्रोच। अब अप्रोच का मतलब क्या होता है भाई? अप्रोच का मतलब ये है कि जो आपका स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच गया है, लेकिन अब स्पर्म को पता कैसे चलेगा कि उसको एम्फ्यूला में ही एग बैठा हुआ है, उसको एग एम्फ्यूला तक पहुंचना है, कैसे पता लगेगा? इन दोनों के पास, एग और स्पर्म के पास कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो अपोजिटली अट्रैक्ट है। जैसे होता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कहीं पे भी पॉजिटिव आसपास नेगेटिव रखो तो एक दूसरे को खुद अट्रैक्ट कर लेंगे। सेम यहाँ पे भी अप्रोच होती है। जो आपका ओवा है, ओवा के पास केमिकल है फर्टिलाइजिन, एंड स्पर्म के पास केमिकल है एंटी फर्टिलाइजिन। अब दोनों की अपोजिट अप्रोच है, तो ये आपका जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजिन को ढूंढता हुआ कहाँ तक पहुंच जाता है? एम्पुला तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये आपका मूवमेंट करना शुरू करेगा, उससे पहले एक इवेंट होगा जो कि मैंने आपको बता दिया था, कैपेसिटेशन, कि जो स्पर्म है उसका भाई स्पर्म को अब अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। तो स्पीड मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा? अपना जितना कोलेस्ट्रॉल उसके हेड पे डिपोजिट कराया हुआ है उस सारे कोलेस्ट्रॉल को लोस्ट करेगा वहां से। तो यहाँ पे होगा लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड देन फोर्थ आएगा आपका यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन, क्योंकि भाई अब स्पर्म जो है वो कहां तक पहुंच चुका है? ओवा के पास पहुंच चुका है। ओवम के बाहर एक एसिड प्रेजेंट होता है सबसे बाहर, जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड।
इस हाइल्यूरोनिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज अब ये अपना हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकालता है और इस हाइल्यूरोनिक एसिड को डिग्रेड करा देता है। तो पहला इवेंट ये हुआ। सेकंड, आपका जो ओवा है उसके बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा। Yes. अब उस कोरोना रेडिएटर को डिग्रेड करने के लिए एक्रोसोम के पास कौन सा एंजाइम है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो ये अपना कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम को निकालेगा और वहां से इसको डिग्रेड करा देगा, कोरोना रेडिएटर को डिग्रेड कराएगा। फिर कोरोना रेडिएटर के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, कौन सी? जोना पेल्यूसिडा। अब भाई ये जोना पेल्यूसिडा लेयर को डिग्रेड करने के लिए अपना एंजाइम निकालेगा एक्रोसिन। एंड देन फाइनली जो स्पर्म है वो एंट्री लेगा किसके अंदर? ओवा के अंदर। अब स्पर्म की जैसे ही एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होते ही जो आपका ओवा था कौन सी स्टेज में अरेस्टेड था? मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 से निकल के अपना ओटेड और सेकेंड पोलर बॉडी बना लेगा। जैसे ही ओटेड बनेगा वो फिर स्पर्म के साथ फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन। लेकिन अब कहानी ये है, अभी आपने बताया कि पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स मूव कर रहा है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से फर्टिलाइज तो सिर्फ एक स्पर्म करेगा, बाकी इतने मिलियन स्पर्म्स का क्या होगा? हाँ, वो सारे के सारे स्पर्म डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अब एक से ज्यादा स्पर्म भी तो फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को, नहीं, लेकिन कर नहीं पाता। हमने बोला कि भाई हमें जो स्पर्म है उसकी मोटाइलिटी पे वर्क करना है। तो यहाँ पे एक रेस होती है कि जो सबसे पहले ओवा के पास पहुंच गया वही फर्टिलाइज कर देगा। जैसे ही सबसे पहला होता है ना कि एक रेसिंग लाइन है, तो एक रेसिंग लाइन में एक रिबन लगा के रखते हैं, भाई जो सबसे पहले उसको टच कर देगा वही फर्स्ट आएगा। फिर चाहे उसके नेक्स्ट सेकंड में ही कोई सेकंड वाला कोई दूसरा इंसान आके टच कर दे, तो क्या हम उसको कभी भी विनर कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बिल्कुल कहानी यहाँ पे होती है कि जो सबसे पहले आके ओवा के सबसे बाहर वाली जो लेयर है आपकी कोरोना रेडिएटा, उसको टच कर देगा, वही स्पर्म सिर्फ एंटर हो पाएगा। बाकी कितने भी स्पर्म आ जाओ वो एंटर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जैसे ही आपकी सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा के बाहर भी एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको टच करता है तो वो आपकी डीपोलराइज हो जाता है। आपने उसमें 11th क्लास में पढ़ा होगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, डीपोलराइजेशन में पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है। पोलैरिटी चेंज हो जाती है ना, बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव, तो बाहर नेगेटिव हो जाता है अंदर पॉजिटिव। तो जैसे ही लेयर डीपोलराइज हुई, लिखवा नहीं रही उस चीज को, थ्योरेटिकली बता रही हूँ, जैसे ही लेयर आपकी डीपोलराइज हुई तो डीपोलराइज होते ही क्या बाकी के स्पर्म एंटर हो पाएंगे? तो क्या पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया है, नहीं किया? यस मैम। पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो गया ना। अब और स्पर्म आके भाई कितने ही स्पर्म आते रहो, कितने आ जाओ, एंटर नहीं हो पाएंगे। तो ये आपका पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देता है कि एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना हो पाए। लेकिन स्टिल कुछ कुछ केसेस में आपने सुना है कि ट्विंस हो जाते हैं, तो ट्विंस का केस कैसे रहता है फिर? मैम एक बार में 2 टच हो जाते हैं साथ में। अगर एक साथ 2 टच कर दे तो तब आपके बनते हैं कैसे ट्विंस? फ्रेटर्नल ट्विंस। अच्छा, ट्विंस में भी देखो 2 केस होता है। एक वो ट्विंस होते हैं जो लाइक 2 गर्ल्स हो गई या 2 बेबी बॉय और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे काम करते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है इनका। लेकिन कुछ कुछ ट्विंस ऐसे भी होता है कि एक बेबी बॉय हो गए, एक बेबी गर्ल हो गई। अगर दोनों गर्ल हुई तो दोनों अलग अलग दिख रही है, दोनों बेबी बॉय हुए तो वो भी अलग अलग दिख रहे हैं। तो जो सेम दिखते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा आपके बनते हैं, कैसे बनते हैं आइडेंटिकल वाले? कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है और एक ही स्पर्म से जो जाइगोट बना था वो जाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक ही स्पर्म था, एक ही हुआ था, कैरेक्टर सिर्फ एक के हैं, बस वो 2 में डिवाइड हो गए, तो इसलिए वो कैसे ट्विंस बनेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। लेकिन अगर 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं तो अब हमारे अलग अलग, क्योंकि हो सकता है एक स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम, एक स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम हो, और दोनों स्पर्म मियोसिस से बने तो दोनों के अंदर वेरिएशंस तो होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल में। आगे समझ में आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। पॉलीस्पर्मी कैसे ब्लॉक किया जाता है? तो ये हमारा हुआ फर्टिलाइजेशन का। अब आता है फर्टिलाइजेशन के बाद, लेट्स मूव ऑन टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो हमारा जाइगोट बना है वो फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसकी हाँ, बेसिसिटी अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखो हमने अभी यहाँ पे लाइक क्या कराया है, मूवमेंट कराया है। स्पर्म और एग, जो स्पर्म हुआ और आपका जो एग हुआ वो आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। अब उनके बाद स्पर्म के अंदर भी एन है और ओवम के अंदर भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब दोनों ने मिलके क्या बनवाएगा? जाइगोट बनेगा, नहीं बनेगा? यस मैम अब देखना जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है? ये एम्फिला वाले रीजन में हुआ है। यस मैम तो एम्फिला रीजन के अंदर आपका बन गया है क्या? जाइगोट। जाइगोट जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, नहीं होता है? यस मैम 2n इसकी प्लॉइडी होती है। अब जाइगोट के अंदर हमें देखो एक सेल से हमें पूरा का पूरा फीटस बनवाना है, सिंगल सेल से पूरा फीटस ग्रो कराना है। 11th क्लास वाले जिन्होंने मुझसे 11th पढ़ा है उनको पता होगा, जब मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि भाई एक सेल से हमें मिलियंस ऑफ सेल्स बनवाना है, तो डिवीजन हमको कराना है। तो डिवीजन कराने के लिए हमेशा क्या करते हैं? सेल को डिवाइड कराने से पहले सेल को ग्रो कराना होता है, नहीं होता है? ग्रो Yes, ma'am. तो हमारी जो सेल का Yes, साइज ma'am. छोटा ही छोटा होता चला जाएगा, यस मैम राइट। तो सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ दोनों के दोनों साथ साथ होने वाले प्रोसेस है आपके। तो यहाँ पे सिंगल सेल से पूरा का पूरा फीटस बनवाना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डिवीजन चलता है वो होता है आपका क्लीवेज। अब क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है? मैम क्लीवेज के अंदर ग्रोथ भी सबसे होती है हाँ, क्लीवेज के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है वो नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगी, जबकि माइटोसिस में ग्रोथ होती है। अब इसके पीछे का लॉजिक तो कुछ होगा ना कि हम लोग इनिशियली क्लीवेज करा रहे हैं उसके बाद माइटोसिस शुरू करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा था जो एम्फिला से निकल के स्थमस में जाएगा आपका फर्टिलाइज एग, तो स्थमस बहुत नैरो पार्ट था, यस है नहीं था? बहुत नैरो Yes, ma'am. स्ट्रक्चर थी आपकी ऐसे। तो यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अगर यहाँ पे अगर आपने क्या करा दिया, माइटोसिस करा दिया, तो ये साइज ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या कभी भी ये फर्टिलाइज एग आपका स्थमस को क्रॉस कर पाएगा अगर आपने इनिशियल स्टेज में माइटोसिस करा दिया? No, ma'am. फंस जाएगा ना फर्टिलाइज एग यहीं पे। तो इस वजह से इनिशियल स्टेजेस में क्या कराया जाता है? क्लीवेज कराया जाता है, ना कि माइटोसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्लीवेज में क्या होता है? आपके पास एक सेल है, एक से आपकी 2 सेल बनेंगी, 2 से आपकी 4 सेल बनेंगी, 4 से आपकी 8 सेल बनेंगी। देखो साइज नहीं, अभी मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ उससे दिख रहा है कि हाँ मैम साइज इंप्रूव हो रहा है, बट ये साइज इंप्रूव नहीं होता, बस उसी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्लियर? तो एक सेल, एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे आपकी ये सेल बनती चली जाती है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7th डे पर आके होता है आपका इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इम्प्लांटेशन, इसको समझते हैं पहले क्या होता है। देखो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आपका एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अभी ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इसको भी समझाएंगे, इनटू एंडोमेट्रियम। कि भाई जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट बना है ये एंडोमेट्रियम के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाता है। अब ये किसी को स्टेजेस के नाम याद है? सबसे पहले जाइगोट से क्या बनता है, देन आपका फीटस तक की स्टेज सारी। Morula. ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस्ट बोल सकता है, देन गेस्ट्रुला। तो ये इवेंट होती है आपके यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई जो आपका इम्प्लांटेशन हुआ है वो कौन सी स्टेज में हुआ है? आपकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में हुआ। मोरुला कौन सी सेल से कौन सी सेल तक की स्टेज को हम बोलेंगे?
8 to 16. 2 to 8 to 16. और 2 से नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? मैम 2 to 8. और 8 से 16 बताओ। एनसीईआरटी गोल रखी है अपनी सबने? Yes, ma'am. मैम मरोला 8 to 16 होता है। एग्जैक्टली जो मॉड्यूला होता है वो आपका 8 से 16 सेल स्टेज होता है। 8 से 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मॉड्यूला। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि भाई अगर 2 सेल हैं, 4 सेल हैं, 8 सेल हैं, 16 सेल है, इन सेल्स को एग्जैक्टली स्टेज को नहीं, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? These cells are known as blastomeres. इंडिविजुअल सेल को, एक इंडिविजुअल सेल को ब्लास्टोमियर बोला जाता है। और जब ये एक स्टेज में हमको एक स्ट्रक्चर के अंदर 8 से 16 सेल्स देखने के लिए मिले, दैट स्टेज इज नोन एज मॉड्यूला। मॉड्यूला सेल का नाम नहीं है, मॉड्यूला किसका नाम है? स्टेज का नाम है। अब यही मॉड्यूला डिवाइड करता है, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना लेता है, दैट लार्ज नंबर ऑफ सेल इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो सेल्स है अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती है। एक तो आउटर लेयर बन जाती है, दैट आउटर लेयर जो बनती है उसको हम बोलते हैं आपका ट्रोफोब्लास्ट। और जो इनर लेयर बन जाती है, इनर को हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास है ना, इस इनर सेल मास की हर एक सेल स्टेम सेल कहलाती है। स्टेम सेल्स जो होती हैं इनको हम टोटीपोटेंट सेल्स भी बोलते हैं। अब ये टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? टोटीपोटेंट सेल्स आर दोज सेल्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब जो हमने वो अभी केस बताया ना आइडेंटिकल ट्विंस वाला, तो आइडेंटिकल ट्विंस वाला कैसा केस होता है कि भाई आपका ब्लास्टोसिस्ट बन गया, बाहर वाली लेयर आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, इनर वाली लेयर आपकी इनर सेल मास है। यही इनर सेल मास मिलके एक पूरा का पूरा बेबी बनवाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इस इनर सेल मास जब ये बन रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसके अंदर से एक सेल टूट के अलग हो जाती है। इस इनर सेल मास में से एक सेल टूट के अलग हो जाएगी, तो उस वो सेल भी आपकी स्टेम सेल है, टोटीपोटेंट सेल है। तो एक साइड में तो आपका पूरा मास था जो कि एक फीटस तो बनवाएगा ही बनवाएगा, तो जो टूट के अलग सेल हुई है वो भी आपका एक दूसरा एम्ब्रियो बनवा देती है। तो इस केस में बन जाते हैं आपके आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विन समझ में आया? इम्प्लांटेशन के टाइम पे जब एम्बेडेड हो रहा होता है एंडोमेट्रियम के अंदर, सबसे ज्यादा तब होता है ये केस। इसीलिए 1 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 1.5 मंथ, उसी में पता चल जाता है कि बेबी ट्विंस हैं या सिंगल चाइल्ड है क्या है, क्योंकि 7th डे में इम्प्लांटेशन हो, उसी के अंदर आपका टूट के अगर सेल निकला है तो वही आपका एक नया फीटस बनाना शुरू कर देगा। और कोई डाउट किसी का? यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। है कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. तो अब देखो इम्प्लांटेशन डन हमारा प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलपमेंट का स्टेज, क्योंकि भाई अब जो ये फीटस बनना शुरू होगा, अब इसको हमें नरिशमेंट भी तो देना पड़ेगा ना, तो उस नरिशमेंट के लिए बनवाएंगे क्या? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा फीटस और मदर के बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, बेबी को ऑक्सीजन देगा, उसको फूड मटेरियल देगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, और वहां से रिटर्न में उसका वेस्ट मटेरियल लेगा, CO2 लेगा, ये सारी चीजें लेगा। प्लेसेंटा किससे बनता है? किससे बनता है प्लेसेंटा? मैम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से। नहीं 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 नहीं, मैटरनल पार्ट्स और फीटल पार्ट में तो देखो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर था ना, आउटर मोस्ट वाला, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर आपके मैटरनल टिश्यूज के साथ कंबाइन हो जाता है, और मैटरनल टिश्यूज के साथ कंबाइन होके बना लेता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई।
कोरियोनिक विलाय आपका ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, ये बन गया। अब यही कोरियोनिक विलाय आपकी यूट्रस की टिश्यूज के साथ में, वही मैटरनल टिश्यूज, यूट्राइन टिश्यूज बात एक ही है, इनके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होके आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगा। तो एग्जैक्टली जो हमने बनाया ना ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, इनर वाला इनर सेल मास तो आपका पूरा एम्ब्रियो बनवाएगा, तो जो बाहर वाली लेयर है वो आपका किसके साथ मिलके, मैटरनल टिश्यूज के साथ, यूट्राइन टिश्यूज के साथ मिलके कोरियोनिक विलाय बनाएगा, एंड देन यही कोरियोनिक विलाय कन्वर्ट होके प्लेसेंटा में का फॉर्मेशन करेगा। प्लेसेंटा, कुछ कोई डाउट है तनिष्का? एमनियन से बनता है या फिर कोरियोन से बनता है, कोरियोन से, कोरियोन से कोरियोनिक विलाय बनता है, एंड ये कोरियोनिक विलाय प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कराता है। इसीलिए इसका नाम कोरियोनिक विलाय रखा गया है। विलाय का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि कोरियोन से डेवलप हुआ है। ठीक है। अब वैसे इसका बहुत डिटेल पहले पढ़ाया जाता था कि एमनियन, कोरियोन, एलेंटॉइस, यॉर्क सेल, ये वाली लेयर, लेकिन अब एनसीईआरटी में भी नहीं है ये वाला पार्ट, और पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। यस मुस्कान। मैम ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्ट अभी देखा ना, ब्लास्टोसिस्ट जो हमारा बना था ना, उस ब्लास्टोसिस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक इसका बाहर वाला पार्ट हो गया था आउटर लेयर, उस आउटर लेयर को हमने बोला था ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आपका इम्प्लांटेशन में हेल्प कर रहा था, और इनर वाला जो पार्ट था, इनर लेयर वाला, वो सारा इनर सेल मास में कन्वर्ट हो गया था। यही ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनवा देगा आपका आगे जाके। हाँ जी, और बताओ। मैम बर्थ कैनल और प्लेसेंटा में क्या डिफरेंस है? किसमें दोबारा बोलो। बर्थ कैनल और प्लेसेंटा में। बर्थ कैनाल और प्लेसेंटा दोनों डिफरेंट है बेटा। बर्थ कैनाल के थ्रू बेबी की डिलीवरी होगी, और प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ मदर और बेबी के बीच का एक कनेक्शन है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फूड को, ऑक्सीजन को और इस सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी बेबी को, क्योंकि बेबी को आप खुद से तो खाना नहीं खिला रहे ना जब तक वो मदर वॉर्म में है, तो जो मदर खा रही है वही बेबी को मिलता है, वही मिलता है ना मदर का खाया हुआ ही बेबी को। तो जो मदर खा रही है, तो मदर के सारे सिस्टम से और फीटस के बीच में कनेक्शन बना दिया जाता है, कि जो बेबी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा वो प्लेसेंटा के थ्रू होता हुआ मदर के उसमें ब्लैडर में चला जाएगा। जो मदर ने खाना खाया वो उसके स्टमक में होगा, स्टमक से उसके इंटेस्टाइन में, तो वहां से वो फूड उसका बेबी के पास भी आ जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू होता हो। तो मदर और बेबी के बीच में एक ओवरऑल कनेक्शन है ये प्लेसेंटा का, जो कि आप लोगों ने कभी कहीं पे देखा भी होगा। जब बेबी बर्थ होता है तो बेबी बर्थ के साथ में प्लेसेंटा भी निकल के आता है। यस मैम। है ना। तो प्लेसेंटा बेबी से कनेक्टेड पता है किसके थ्रू होता है? कोड के थ्रू होता है। दैट कोड इज नोन एज अम्बिलिकल कोड। जैसे ये छोटा सा बेबी है कोई, तो इस बेबी के नेवल से कनेक्टेड होता है, ऐसे है। तो इस नेवल से ये आपका अम्बिलिकल कोड है, एंड देन दिस इज द योर प्लेसेंटा। और ऊपर मदर से जितना भी फूड आ रहा है वो प्लेसेंटा पे आ रहा है, और प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोड से होता हुआ बेबी को मिल रहा है। और बेबी का जो वेस्ट मटेरियल है वो अम्बिलिकल कोड से होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से मदर तक जा रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता, मदर और बेबी का जो ब्लड है ना वो कभी भी मिक्स नहीं होता। मदर का ब्लड प्रेशर यस सर। का ब्लड प्रेशर अलग होता है, तो मदर और बेबी के ब्लड को डिफरेंट, मतलब ब्लड को अलग अलग करने में, उसको सेपरेट आउट करने में भी प्लेसेंटा हेल्प करता है, मिक्सिंग नहीं होने देता कभी। तो आया क्लियर कि प्लेसेंटा डेवलप कैसे हुआ? ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से डेवलप हुआ। ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाय बनाया, कोरियोनिक विलाय ने यूट्रस के टिश्यूज के साथ मिलकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद बेबी के सारे मेजर ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? गैस्ट्रुलेशन। अब आपको पता है कि भाई हमारी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब यही तीनों लेयर मिलके आपकी पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनाती है। आपने सुना होगा कि भाई हमारा, जैसे हमारा ह्यूमन हार्ट है, मेसोडर्म ओरिजिन है, कोई पार्ट है नर्वस सिस्टम है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। तो इसका मतलब वो किस लेयर से मिलके बना है, उसी को हम उसका ओरिजिन बोल देते हैं।
ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यही तीनों लेयर मिलके आपके बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनवाने में हेल्प करती है। अब जो ये प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है पूरा 9 मंथ्स का होता है, एंड दीज 9 मंथ्स टाइम पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। अब इस 9 मंथ के टाइम पीरियड में कब क्या क्या बन रहा है इसको ध्यान से सुनना, वर्बली बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, बेबी का हार्ट बनता है। अब हार्ट बनता है तो आप उसको हार्ट बीट सुन सकते हो स्टेथोस्कोप से, ठीक है। सेकंड मंथ में क्या होता है, सेकंड मंथ में बेबी के हाथ और फिंगर्स बनने शुरू हो जाते हैं, लिम्स और डिजिट्स बनना शुरू हो जाती है सेकंड मंथ के एंड तक। थर्ड मंथ के एंड तक क्या बन जाता है, बेबी के सारे मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जितने भी मेजर ऑर्गन्स है वो सब बनना शुरू हो जाता है। फिफ्थ मंथ के एंड तक क्या होता है, बेबी का फर्स्ट मूवमेंट देखो, मूवमेंट बहुत क्वेश्चन आता है आपसे। फर्स्ट मूवमेंट फिफ्थ मंथ में होता है और उसकी स्किन के ऊपर हेयर्स आना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी हेयर्स उसके आने शुरू हो जाते हैं। कब, फिफ्थ मंथ के एंड तक। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, उसकी जो आईलिड्स है वो सेपरेट, पहले उनकी आंखें जो होती है चिपकी चिपकी होती है आपस में, देन वो आईलिड सेपरेट हो जाती है और उसके हेड के ऊपर भी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। पहले पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स आते हैं, उसके बाद हेड के ऊपर आते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस बनना शुरू हो जाती है, एंड देन 9 मंथ में चाइल्ड बर्थ होना शुरू होता है। वापस से रिपीट करें, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट सुनी जा सकती है, सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं, थर्ड मंथ के एंड तक मेजर ऑर्गन सब बन जाता है, फिफ्थ मंथ के एंड तक फर्स्ट मूवमेंट देखा जाता है और बॉडी हेयर्स आना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी स्किन जहां पे भी होते हैं वहां पे हेयर्स बनने शुरू हो जाते हैं। देन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ मंथ पे आईलिड सेपरेट हो जाती है और हेड के ऊपर भी हेयर्स आने शुरू हो जाता है, एंड 9 मंथ पे पार्चुरेशन होता है। याद हो गया ये? यस मैम। इवेंट आती है, लास्ट इवेंट ऑफ दिस चैप्टर इज योर पार्चुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत छोटा सा इवेंट है। पार्चुरेशन को बेबी डिलीवरी भी बोल देते हैं, ऑब्वियसली 9 मंथ के बाद होगी। तो सबसे पहली चीज आती है कि भाई एग्जैक्टली ये सिग्नल कहाँ से आता है कि दिस इज द टाइम जहां पे पार्चुरेशन होना शुरू हो रहा है, कि दिस इज द टाइम, अब बेबी डिलीवरी का टाइम आ गया। एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही जो बेबी होता है पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है, तो अब मदर वॉर्म के अंदर तो साइज कम है, ठीक है, तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा तो जो फीटस है उसको सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाती है। तो पहला सिग्नल आता है फीटस से और सेकंड सिग्नल आता है कहाँ से, प्लेसेंटा से, मदर के प्लेसेंटा से। तो पार्चुरेशन का जो सिग्नल आता है वो आता है आपका फीटस प्लस प्लेसेंटा से, दोनों से ये आपका सिग्नल आता है, एंड दिस सिग्नल इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस सिग्नल को क्या बोलते हैं, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। एंड इसमें इवेंट में होता क्या है, बेबी का बर्थ कराना है तो उसके लिए विगरस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी यूट्रस के अंदर। तो विगरस कॉन्ट्रैक्शन कौन सा हार्मोन कराता है, ऑक्सीटोसिन कराता है। तो जैसे ही फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल आता है आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन पता है कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराया जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंड ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस के अंदर कराएगा विगरस कॉन्ट्रैक्शन, विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एंड देन होगा यहाँ पे बेबी डिलीवरी। अब कॉन्ट्रैक्शन के कराने के बाद रिलैक्स कराना भी जरूरी है। याद है वो पेरी हार्मोन बताए थे, PERI। तो जो आर हार्मोन था ना रिलैक्सिन, अब यहाँ पे उसका फंक्शन होता है रिलैक्सिन हार्मोन का। तो यहाँ पे जो ये रिलैक्सिन हार्मोन है, अब ये रिलैक्सिन हार्मोन वापस से रिलैक्स करने में हेल्प करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी। अब आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी फीमेल्स के अंदर कभी कभी क्या होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होते बेबी डिलीवरी के टाइम पे, तो उनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, उसको फेक लेबर्स भी बोल देते हैं। ठीक है,
यस मैम। अब यहाँ तक हुआ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद वाला टाइम पीरियड आता है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड के बारे में कुछ कुछ हम पढ़ ही चुके हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर कि जो मदर मिल्क आता है सबसे पहले उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल। बोलते हैं। कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी होती है। आईजीए। कितने टाइम पीरियड के लिए होता है कोलेस्ट्रॉल? यहाँ पे अच्छा आपने एक चीज सुनी होगी, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, लैक्टेशनल एमनियोरिया। पढ़ा है लैक्टेशनल एमनियोरिया? लैक्टेशनल एमनियोरिया 6 मंथ का टाइम पीरियड, मतलब 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है ये, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। Yes, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लैक्टेशनल एमनियोरिया के टाइम पे। 6 मंथ का ये मैक्सिमम टाइम पीरियड हो गया। चैप्टर फिनिश आपका। पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। यस पूजा बताओ। मैम ये पास्चुरेशन वाला टॉपिक फिर से बता दो। देखो पार्चुरेशन में सिंपली ये ध्यान रखना कि पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से आता है। तो पार्चुरेशन का जो सिग्नल होता है वो वेल डेवलप्ड फीटस से आता है एज वेल एज प्लेसेंटा से आता है। दोनों से जैसे ही सिग्नल आएगा तो फीमेल के जो मदर है उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज कराया जाएगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन यूट्रस का विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराना शुरू कर देगा एंड उसी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पार्चुरेशन होगा, बेबी डिलीवरी होगा। इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एंड फिर इस कॉन्ट्रैक्शन को वापस रिलैक्स कराने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि ओवरी से रिलीज होता है। क्लियर? और कोई डाउट? चलो फिर हम अपना फिर क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं आज का। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी